प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 9th की जो है ग्रामर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो ये कक्षा 9 की 2023 के एग्जाम के लिए है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपकी जो ग्रामर है वो आपकी 20 नंबर के जो है ग्रामर के क्वेश्चन आएंगे 9th क्लास में। अब इसमें क्या क्या टॉपिक रहेंगे आपके, एक रहेगा आपके टेंसेस। टेंसेस में देखिए आपके एक तो सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर, केवल ये 3 तरह के रहेंगे जो कि आपके 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद आपके सब्जेक्ट वर्ब कंसर्ट रहेंगे, ये भी आपके 5 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। और इसके बाद आपके डिटर्मिनर्स रहेंगे 5 नंबर के, और 5 नंबर के आपके प्रीपोजिशन रहेंगे। तो ये था आपका सिलेबस। और डियर स्टूडेंट्स, कहीं पर क्या होता है कि बहुत सी जगह पर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन दे देते हैं, तो उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आपका जो सिलेबस है जो बोर्ड द्वारा जारी किया गया है उसमें ये 4 ही टॉपिक है ग्रामर के, और ये 4 टॉपिक आपके 20 नंबर के रहने वाले हैं। तो हम देखिए यहाँ पर हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के पहले जो है इनका थोड़ा सा हम बेसिक पढ़ेंगे, क्योंकि अगर आपको बेसिक आएगा तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे, अन्यथा आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। तो सबसे पहले हम टेंसेस ले रहे हैं। टेंसेस में हम जो है सिंपल प्रेजेंट टेंसेस को ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसको पहचानने का देखेंगे कि ये हम कैसे पहचानेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो इसमें क्या होगा, देखिए प्रेजेंट इंडिपेंडेंस टेंस, यानी कि इनके जो वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, इस तरह के ये शब्द आते हैं। और इसके बाद हम इसके कुछ रूल्स से पढ़ेंगे कि रूल्स में क्या क्या काम आएंगे। और इससे पहले आपको देखिए जो वर्ब्स होती हैं उनकी आपको फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म वो आपको याद होनी चाहिए, तभी आप इस टेंसेस के जो क्वेश्चन है उनको आप कर पाओगे। तो देखिए गोल्डन रूल हम देखते हैं कि आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल नाउन्स जैसे कि बॉयज, टीचर्स आदि के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। देखिए याद रखना कि कहीं पर आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन्स आ रहे हैं जैसे कि बॉयज, टीचर्स, इस तरह के वर्ड आ रहे हैं, तो वहाँ पर केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और इसके बाद अगर ही, सी, इट तथा सिंगुलर नाउन्स जैसे मुकेश, बबीता, यानी कि केवल एक नाम आ रहा है, तथा आदि, ये वास्तव में थर्ड पर्सन सिंगुलर है, के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस का हम प्रयोग करेंगे। यानी कि इनमें जो है फर्स्ट फॉर्म तो हम यूज करेंगे, लेकिन फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का भी हम इसे यूज करेंगे। इसके फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला हमारा होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बस सिंपल सा फॉर्मूला है इसका। अब देखिए जैसे मान लो उदाहरण हम ले लेते हैं कि मैं जाता हूँ, तो यहाँ पर सब्जेक्ट आई और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो आ जाएगी। हम पढ़ते हैं वी रीड, तुम दौड़ते हो यू रन, और इसके बाद वे स्कूल जाते हैं दे गो टू स्कूल, बच्चे खेलते हैं चिल्ड्रन प्ले। इस तरह से इसके जो है वाक्य बनेंगे। और इसके बाद देखिए गोल्डन रूल थर्ड की हम बात करते हैं नेगेटिव वाले वाक्य की। तो देखिए नेगेटिव वाक्यों में, यानी कि नकारात्मक वाक्यों में आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल नाउन के साथ डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, किंतु ही, सी, इट तथा सिंगुलर नाउन के साथ जो है हम डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। तो आपको ये देखना है कि डू नॉट और डज नॉट कहाँ पर यूज करेंगे। हम डू नॉट का यूज कहाँ पर करेंगे, जहाँ पर आई दे रखा है, वी दे रखा है, यू दे रखा है तथा दे रखा है और प्लूरल नाउन्स दे रखा है। और डज नॉट का यूज कहाँ करेंगे हम, जहाँ पर ही, सी, इट तथा सिंगुलर नाउन दे रखा है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और डू डज का हमने यहाँ पे देख लिया है कि डू और डज कहाँ पर कब यूज करेंगे। तो इसके हम कुछ उदाहरण देखते हैं। देखिए जैसे एग्जाम्पल है हमारे कि तुम नहीं दौड़ते हो, तो इसमें क्या आ जाएगा यू डू नॉट रन, क्योंकि यहाँ पर यू आ रहा है। और इसके बाद देखिए मैं नहीं खेलता हूँ, आई डू नॉट प्ले, वह नहीं लिखता है, ही डज नॉट राइट। देखिए यहाँ पर वह आ गया है, यानी कि ही के साथ डज नॉट आएगा। और इसके बाद देखिए जैसे सविता भोजन नहीं पकाती है, देखिए सविता एक सिंगुलर है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सविता डज नॉट कुक फूड। इसके बाद है यह लड़का एक मेज नहीं बनाता है, दिस बॉय डज नॉट मेक अ टेबल। तो इस तरह से आपको ये करना है। इसके बाद अगर एक वाक्य और आपके आ सकता है कि इसमें क्या होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य जो क्या से आरंभ होते हैं, जैसे वाक्यों का अनुवाद करते समय आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल नाउन के पहले डू रखो, अर्थात ऐसे वाक्य डू से आरंभ करेंगे और अंत में जो है प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे, किंतु ही, सी, इट तथा सिंगुलर नाउन के साथ डज का प्रयोग करेंगे, अर्थात ऐसे वाक्य डज से आरंभ करेंगे
और वाक्य के अंत में जो है क्वेश्चनवाचक चिन्ह हम लगाएंगे। तो इसमें देखिए फॉर्मूला इसका क्या बनेगा, डू या डच प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे तो क्या तुम दौड़ते हो, डू यू रन, इस तरह से। तो इसके बाद देखिए ये तो हमारे रूल्स थे, तो ये रूल्स आपको समझ में आए होंगे। इसके बाद देखिए हमने यहाँ पर जो है इसके कुछ एक्सरसाइज लिए, यानी कि इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं कि इस तरह से आपका जो है पेपर आता है। पेपर में किस तरह से आएगा, इस तरह से, जैसे क्वेश्चन दे दिया कि ये यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक विद द राइट फॉर्म ऑफ द सिंपल प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि इस वर्ब की जो है हमें यहाँ पर सही फॉर्म आपको लगानी है। जैसे सम पीपुल ईट फिश एंड एग्स बट डू नॉट ईट मीट, तो यहाँ पर इसका जो ईट लिखा हुआ है, ईट का यहाँ पर क्या आ जाएगा, ईट का देखिए ईट ही आ जाएगा, इसमें और कुछ नहीं लगेगा। तो इस तरह से ये 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन को आप स्वयं करना, और स्वयं करने के बाद इसमें हमने यहाँ पर नीचे इसके आंसर ले रखे हैं, तो आप यहाँ से इसके आंसर जो है मैच कर सकते हो। क्लियर। अब इसके बाद हम बात करते हैं सिंपल पास्ट टेंस की। देखिए सिंपल पास्ट टेंस इसकी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या होता है, भूतकाल है, ये आपको सबको पता है, और इसके वाक्य के अंत में जो है क्या क्या आएगा, देखिए वाक्य के अंत में इनमें आता है आ की मात्रा, ए की मात्रा, या, ये, ई, या था, ये थे, ती थे, ता थी, करते थे, करती थी, इस तरह के वाक्य जो है आएंगे। अब यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर गोल्डन रूल की बात करेंगे। तो देखिए गोल्डन रूल हमारा क्या रहेगा कि ऐसे वाक्यों में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग होता है, जिससे पर्सन, नंबर व जेंडर से कोई अंतर नहीं पड़ता, यानी कि आपको वर्ब की इसमें सेकंड फॉर्म में आपको लगानी है। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। और इसके बाद देखिए नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या आएगा, पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस वाले वाक्यों को नेगेटिव बनाने में प्राय विद्यार्थी गलती करते हैं, अतः इसे ध्यान से मनन करें। ऐसे वाक्यों का नेगेटिव बनाने के लिए सदैव डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है, किंतु फास्ट टेंस के वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में अर्थात प्रेजेंट टेंस में अवश्य ही बदलना होगा। विद्यार्थी डिड भी लगा देते हैं और वर्ब की सेकंड फॉर्म को नहीं बदलते, जो कि एक भयंकर गलती, यानी कि डिड आपने लगाया है तो सेकंड फॉर्म को आपको किसमें, फर्स्ट फॉर्म में आपको बदलना पड़ेगा। अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, देखिए इसका फॉर्मूला बनेगा सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर देखते हैं हम, जैसे हमारा वाक्य है कि मैं फुटबॉल खेला, तो आई प्लेड फुटबॉल, मैं फुटबॉल नहीं खेला, तो इसका क्या बनेगा, आई डिड नॉट प्ले फुटबॉल। और तुम बाजार गए थे, यू वेंट टू मार्केट, अध्यापक ने मुझे कल पढ़ाया था, द टीचर टोट मी यस्टरडे। इस तरह से इसके वाक्य बनेंगे। इसके बाद आता है हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस। तो इसमें आपके देखिए क्या आता है, वाक्य के अंत में गा है, गी है, गे है, गो है, ये इसके वाक्य के अंत में आता है। अब देखिए रूल्स इसके हम देखेंगे कि ऐसे वाक्यों में सेल अथवा विल का प्रयोग किया जाता है, तथा सेल तथा विल के बाद जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग की जाती है। और विशेष नोट हमारा क्या है कि आई तथा बी के साथ सेल का प्रयोग करेंगे, तथा शेष सभी यू, ही, सी, इट, दे, राम, बॉय, बॉयज आदि के साथ विल का प्रयोग करेंगे, यानी कि केवल और केवल आई तथा वी के साथ ही हम किसका, सेल का यूज करेंगे, और सबके साथ हम किसका, विल का यूज करेंगे। तो इस तरह से इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो नेगेटिव सेंटेंस में सेल या विल के बाद नोट का प्रयोग करेंगे, कैसे कि सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा कि सेल या विल से वाक्य आरंभ, उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेल या विल से हम इसको वाक्य को प्रारंभ करेंगे। तो सेल या विल आएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर आएगी। इसके बाद देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करेंगे हम, तो इनमें सेल या विल के बाद सब्जेक्ट तथा नोट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यानी कि सेल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब हम इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे उदाहरण में हमारे पास मेरी माता भोजन पकाएगी, तो माई मदर विल कुक फूड, विद्यार्थी फुटबॉल खेलेंगे, स्टूडेंट विल प्ले फुटबॉल, हम रात को सोएंगे, वी सेल स्लीप एट नाइट। इस तरह से इसके जो है ये उदाहरण रहेंगे। नेगेटिव वाक्य की बात करेंगे। नेगेटिव वाक्य तो तुम खाना नहीं खाओगे, तो इसमें क्या आएगा, यू विल नॉट टेक फूड, मैं तुम्हें अपनी पुस्तक नहीं दूंगा, आई सेल नॉट गिव यू माई बुक, सीता चाय तैयार नहीं करेगी, सीता विल नॉट प्रिपेयर टी।
इस तरह से इंट्रोगेटिव की बात करेंगे तो इंट्रोगेटिव में क्या आता है, क्या अध्यापक आज पढ़ाएगा, विल द टीचर टीच टुडे, क्या मैं आज जयपुर जाऊंगा, सेल आई गो टू जयपुर टुडे, क्या वह आज यह काम करेगा, विल ही डू दिस वर्क टुडे। इसके बाद देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करेंगे, क्या अध्यापक आज नहीं पढ़ाएगा, तो इसका वाक्य क्या बनेगा, विल द टीचर नॉट टीच टुडे, क्या आज मैं जयपुर नहीं जाऊंगा, सेल आई नॉट गो टू जयपुर टुडे, क्या वह आज यह काम नहीं करेगा, विल ही डू नॉट वर्क दिस वर्क टुडे। अब इसके बाद देखिए हम कुछ गोल्डन रूल्स की बात करेंगे, जो कि इसकी सहायता से तो आप इनको कर ही लोगे आसानी से। देखिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे। तो देखिए अगर मॉडल्स आपको दे रखे जैसे नीड, नोट, मस्ट, कैन, कुड, सेल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, लेट के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। जैसे मान लो उसने क्वेश्चन दे दिया आपको, यू मस्ट कुक फूड फॉर द गेस्ट, तो आपको कुक की यहाँ पर क्या है जो है फर्स्ट फॉर्म में आपको यूज लेनी है, यानी कि कुक की फर्स्ट फॉर्म में कुक ही यहाँ पर आ जाएगी। जैसे सी कैन टेक टी नाउ, तो टेक की फर्स्ट फॉर्म टेक ही आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कैन आ रहा है। तो जब भी मॉडल का यूज करेंगे तो हम वहाँ पर फर्स्ट फॉर्म में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करेंगे। इसके बाद देखिए दूसरा रूल्स हमारा क्या है कि अगर ऑलवेज, एवरी, जैसे डे, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी वीक, एवरी ईयर या यूजुअली, सेल्डम, नाउ अ डेज आदि आ रहे हैं तो ये प्रेजेंट टेंस के सूचक हैं, अतः वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। जैसे मान लो यू ऑलवेज गो टू स्कूल ऑन फुट, तो गो की यहाँ पर क्या आ जाएगी, गो ही आ जाएगा, क्योंकि गो फर्स्ट फॉर्म में यहाँ पर आ जाएगी। जैसे अगला है ही गो टू सिनेमा ऑन एवरी संडे, तो यहाँ पर गो की वापस जो है यहाँ पर ही आ रहा है तो ही के पीछे ई एच लग जाएगा, यानी कि गो के क्या हो जाएगा, गोज हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये हमने पहले भी कर लिए थे। इसके बाद देखो यदि वाक्य में सार्वभौम सत्य यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ की बात हो रही है, जैसे कोई वैज्ञानिक तथ्य है, कोई आध्यात्मिक तथ्य है, कोई मुहावरा है, कहावतें हैं आदि हो, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। जैसे मान लो द सन राइज इन द ईस्ट, तो यहाँ पर देखिए सन की बात है, तो सन राइज हो रहा है ईस्ट में, तो यहाँ पर राइज की जो है क्या आ जाएगी, राइजेस आ जाएगी। सन है तो यहाँ पर राइजेस हो जाएगा। और फॉर्चून फेवर द ब्रेव, तो फॉर्चून फेवर का यहाँ पर फेवर्स हो जाएगा। और इसके बाद देखिए, इसके बाद एक रूल्स ये भी है कि निश्चित या फिक्स, स्थायी यानी परमानेंट अथवा सारणीबद्ध कार्यक्रमों यानी कि टेबल्ड जो प्रोग्राम है के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। जैसे देखो, जैसे हमारे पास है अवर स्कूल रन फ्रॉम टू, तो यहाँ पर रन का क्या आ जाएगा, रन्स हो जाएगा। द ट्रेन फॉर आगरा 8 AM, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लीव रहेगा यहाँ पर, तो लीव का क्या हो जाएगा, लीव्स हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये करना। इसके बाद देखिए सिंपल फास्ट टेंस, अब हम देखते हैं सिंपल फास्ट टेंस के रूल्स देखेंगे। तो देखिए इसमें गोल्डन रूल में क्या आएगा आपके कि यस्टरडे, जैसे लास्ट वीक या लास्ट मंथ या लास्ट ईयर या द अदर डे आदि शब्द जो हैं पास्ट टेंस के सूचक है। यदि वाक्य में ये शब्द हो तो वर्ब की हम सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। जैसे मान लो दे रखा है आपको कि ही कम टू सी मी लास्ट वीक, तो यहाँ पर देखिए लास्ट वीक इसने दे दिया है, तो यहाँ पर कम की हम सेकंड फॉर्म केम यूज करेंगे। इसके बाद देखिए यस्टरडे आई हैव माय शूज पॉलिश्ड बाय अ कोबलर, पॉजिटिव वर्ब, तो यहाँ पर देखिए हैव है तो हैव की यहाँ पर हेड हो जाएगी। इस तरह से आपको ये करना है। इसके बाद देखिए सिंपल फ्यूचर टेंस, इसके हम कुछ गोल्डन रूल्स देखते हैं। तो इसमें देखिए टुमारो देर का है, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर आदि फ्यूचर टेंस के सूचक हैं, अतः फर्स्ट आई तथा वी के साथ सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे तथा शेष सभी के साथ हम वी, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। जैसे देखिए, जैसे दे रखा है वी मीट द टीचर नेक्स्ट वीक, तो यहाँ पर देखिए वी दे रखा है तो वी के साथ हम सेल यूज करेंगे। यहाँ पर ही दे रखा है तो ही के साथ हम विल यूज करेंगे। इस तरह से इनको हम करेंगे। ये और क्वेश्चन है, इसको भी आप देख लेना। इसके बाद हमने यहाँ पर प्रैक्टिस सेट आपका लिया है, तो प्रैक्टिस सेट देखिए आप इसको स्वयं करना, और स्वयं करने के बाद इसके नीचे की साइड में जो है हमने यहाँ पर प्रैक्टिस सेट जो है 3 प्रैक्टिस सेट लिए हैं, तीनों को आपको करना है। और इसके नीचे जो है हमने तीनों प्रैक्टिस सेट के जो इस तरह से जो है आंसर ले रखे हैं, तो आप यहाँ से अपने आंसर जो है मैच कर सकते हैं। कुछ कोई आंसर आपका गलत रहा है तो आप उसको सही भी
कर लेना। अब इसके बाद देखिए टेंस के बाद हमारा दूसरा टॉपिक आता है सब्जेक्ट वर्ब कंसर्ट। तो देखिए सब्जेक्ट वर्ब कंसर्ट में क्या करना हमें पड़ता है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है कि सब्जेक्ट वर्ब कंसर्ट से आज से है कि वाक्य में सब्जेक्ट के नंबर व पर्सन के अनुसार ही वर्ब का प्रयोग होना चाहिए। यानी कि उसमें जो सब्जेक्ट दे रखा है, सब्जेक्ट का नंबर है और पर्सन है, उसके अनुसार ही हमें वर्ब का प्रयोग करना है कि फर्स्ट फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी या थर्ड फॉर्म आएगी। तो यह ग्रामर का तथा इंग्लिश राइटिंग का जो है मूलभूत नियम है। दूसरे शब्दों में हम इसे एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद इट्स सब्जेक्ट भी कह सकते हैं। इसमें हम केवल एक्सरसाइज करेंगे क्योंकि इसके बहुत सारे रूल्स हैं, तो उन रूल्स में हमें नहीं पढ़ना है, हमें केवल जो है इसकी एक्सरसाइज करनी है। इसमें से ही आपको जो है आसानी से जो है क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ये फ्रॉम बिहाइव के क्वेश्चन है, तो आप देख लें इनको। जैसे देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है ही स्लेम द डोर एंड फिर लॉक या लुक्स। इसमें से हमें दोनों में से एक यूज करना है। क्वेश्चन आपका पेपर में सेम इसी तरह से आएगा। तो इसमें जैसे जैसे हमारा एक्सरसाइज 1 है, एक्सरसाइज 1 का हमने यहाँ पर नीचे की साइड में जो है हमने देखिए वहाँ लॉक है तो वहाँ पर लॉक सजाएगा। इस तरह से ये एक्सरसाइज 1 और 2 ले रखी है, दोनों के हमने यहाँ पर आंसर ले रखे हैं। तो आप इन आंसर की सहायता से अपनी ये तैयारी को कर सकते हो। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिटर्मिनर्स। नेक्स्ट थर्ड टॉपिक हमारा डिटर्मिनर्स, ये भी आपका 5 नंबर का रहेगा। तो देखिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि डिटर्मिनर्स होते क्या हैं। देखिए डिटर्मिनर्स शब्द की जो उत्पत्ति है वो डिटरमाइन शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है निश्चय करना। अतः वे शब्द जो किसी संज्ञा अथवा संज्ञा समूह की पहचान करने, उसका अर्थ परिसीमन करने अथवा अर्थ निश्चित करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, डिटर्मिनर्स कहलाते हैं। ये हमेशा संज्ञा के पहले आते हैं, सर्वनाम से पहले इनका प्रयोग नहीं होता है, यह आपको ध्यान रखना है। साथ ही ये बतलाते हैं कि संज्ञा एक वचन है, बहुवचन है, गणनीय है अथवा अगणनीय है। तो हम देखिए यूजेज ऑफ डिटर्मिनर्स, डिटर्मिनर्स की यूज हम देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें आर्टिकल देखे हैं। ये आर्टिकल जो है डिटर्मिनर्स के अंदर ही आते हैं। आर्टिकल देखिए ए एन द। तो देखिए सबसे पहले हम ए या ए एन का प्रयोग देखेंगे। तो इनका प्रयोग देखिए ऐसे वर्ड के पहले ए का प्रयोग होता है जो कंसोनेंट साउंड से आरंभ होते हैं। जैसे देखो शी इज अ नोबल लेडी, यहाँ पर जो एन आ रहा, देखिए एन आ रहा है तो ये हमारा क्या है कंसोनेंट साउंड है। तो सी इज अ नोबल लेडी, इट्स अ फाइन वेदर टुडे। और ऐसे वर्ड के पहले ए एन का प्रयोग होता है जो वोवेल साउंड से आरंभ होते हैं। यानी कि देखिए यहाँ पर सी ईट्स एन एप्पल, यहाँ पर देखिए ए हमारा वोवेल है, इधर भी देखिए आई हमारा वोवेल है। तो इससे पहले हम किसको यूज करेंगे, एन को यूज करेंगे। जैसे श्रीलंका इज एन आइसलैंड, तो इस तरह से हम ए और ए एन का प्रयोग करेंगे। इसके बाद देखिए ए एन का प्रयोग ऐसे वर्ड के पहले करें जो म्यूट एच से आरंभ होते हैं। जैसे मान लो कैसे ही केम हाफ एन आवर अर्लियर, यानी कि अगर एच से कोई ये वाक्य ये प्रारंभ हो रहा है तो उससे पहले भी हम किसका, एन का यूज करेंगे। इसके बाद देखिए एन का यूज ऐसे इंडिविजुअल लेटर से पहले करेंगे जो वोवल साउंड से प्रारंभ होते हैं। जैसे मान लो देखिए इट इज एन एल प्लेट, इट इज एन एमएससी, इस तरह के ये जो एम एल इस तरह से यूज हो रहे हैं उनके पहले भी हम ए एन का यूज करेंगे। इसके बाद देखो ऐसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले प्रयोग करें जो पूरे वर्ग यानी कि होल क्लास को रिप्रेजेंट करें। देखिए अ कार मस्ट बी इंश्योर्ड, अ चाइल्ड नीड लव। इस तरह से आपको ये जो है करना है। अब द का हम प्रयोग देखते हैं कि द का प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। तो देखिए ऐसे ऑब्जेक्ट या ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट जो यूनिक है, यानी कि जो संसार में यूनिक हो या किसी क्षेत्र में यूनिक हो, उनके आगे हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे द अर्थ, द सिया, द स्काई, द इक्वाटर, द स्टार्स, इस तरह से। इसके बाद देखिए ऐसे नाउन से जो पहले सेकंड टाइम प्रयुक्त किए जाने वाले हो के कारण डिफाइनाइट हो गए। जैसे देयर वाज अ किंग, फिर अब हमने यहाँ पर देखिए देयर वाज अ किंग ले लिया। इसके बाद अगर वापस किंग आ रहा तो हम क्या लिखेंगे, द किंग वाज वेरी काइंड। तो इस तरह से यहाँ पर फिर हम द का यूज करेंगे। इसके बाद देखिए कहाँ पर द का यूज करेंगे, ऐसे नाउन से पहले जिसमें फ्रेसेज और क्लोज जोड़कर उसे डिफाइनाइट बना दिया गया। जैसे आई लाइक द गर्ल इन ब्लू, यानी कि मैं लड़की को ब्लू में, नीले में पसंद करता हूँ। द मैन विद द फ्लैग इज माई अंकल,
यानी कि जो फ्लैग के साथ है वो मेरे अंकल हैं। इसके बाद देखिए सुपरलेटिव्स के पहले भी हम द का यूज करेंगे। कैसे? सी इज़ द बेस्ट गर्ल ऑफ द स्कूल, ही इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ द स्कूल, यानी कि किसी की हम योग्यता बता रहे हैं तो उसके पहले हम द का यूज करेंगे। और ऑर्डिनल से पहले भी, जैसे नील आर्मस्ट्रांग वाज द फर्स्ट मैन हु वेंट इनटू स्पेस। इसके बाद इट विल बी कंप्लीटेड बाय द सेकंड वीक ऑफ फेब्रुअरी। तो इसके बाद देखिए अब हमने यहाँ पर जो आपके लिए एक्सरसाइज लिए, एक्सरसाइज 1 एंड एक्सरसाइज 2, तो इसके जो क्वेश्चन है और एक है हमारी एक्सरसाइज 3, तो ये तीनों ही एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। इनके जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में जरूर आएंगे, तो डियर स्टूडेंट्स आप इनको जरूर कर लेना। इनके आंसर मैंने यहाँ पर आपको नीचे ले रखे हैं, पहले आप स्वयं सोल्व करना जो हमने रूल्स पढ़े हैं उनके अकॉर्डिंग, और फिर आप जो है अपने आंसर यहाँ से मैच करना। और अगर आपका कोई आंसर गलत है तो उसको भी आप सही कर लेना। अगर आपको कोई आंसर समझ नहीं आता है कि सर इसका ऑप्शन ये आएगा या वो आएगा, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, हम इसका रिप्लाई जरूर करेंगे। अब लास्ट टॉपिक हमारा रहता है प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन में देखिए इसके बहुत सारे रूल्स हैं, तो हम पढ़ेंगे, सभी रूल्स को पढ़ेंगे। देखिए क्या किया जाता है कि देखिए गोल्डन रूल्स के अनुसार लेखक ने प्रीपोजिशन के वर्गीकरण के 2 प्रकार में किया है। प्रथम में वे प्रीपोजिशन जिनका प्रयोग किन्हीं नियमों द्वारा होता है, और द्वितीय वे प्रीपोजिशन जिनके प्रयोग जो है नियम के द्वारा नहीं होते, यानी कि वो फिक्स है, जैसे लिसन टू, एफ्रेड ऑफ, लुक आफ्टर, इस तरह से। तो देखिए सबसे पहले हम सेक्शन फर्स्ट यानी कि जिनके नियम हैं उनको हम करेंगे। देखिए सबसे पहले हम इन देखते हैं, इनका यूज हम कहाँ पर करेंगे। देखिए इनका प्रयोग किसी स्थान अथवा वस्तु में पहले से ही अंदर होने की स्थिति बताने के लिए किया जाता है, यानी कि कोई वस्तु है जो अंदर पहले से, जैसे किसी बॉक्स में है, किसी कमरे में है, किसी कुएं में है, किसी नदी में है, या किसी कार में है, किसी वाहन में है, पहले से ही अंदर है, तो उसमें हम इनका प्रयोग करेंगे। जैसे मान लो किसी नगर में रहने के लिए इनका प्रयोग करो, जैसे माई सिस्टर लिव्स इन नागपुर, यानी कि मेरी सिस्टर जो है नागपुर में रहती है। इसके बाद देखिए समय सूचक व अवधि सूचक शब्दों जैसे हावर से, वीक है, मंथ से, ईयर है आदि के पहले भी इनका प्रयोग होता है। कैसे? ही विल रिटर्न इन 2 आवर्स, यानी कि वो 2 घंटे में लौट आएगा। इसके बाद देखिए विशेष हम क्या देखेंगे, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, किंतु एट नून, एट नाइट। यहाँ पर देखो अब मॉर्निंग के लिए, आफ्टरनून के लिए, इवनिंग के लिए तो इन द यूज करेंगे, लेकिन नून और नाइट के लिए हम क्या यूज करेंगे, एट यूज करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है अभी। इसके बाद हम इनटू की बात करते हैं, तो देखिए इनटू के प्रयोग में 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली कौन सी, यानी कि गति होनी चाहिए और स्थान परिवर्तन अथवा रूप परिवर्तन भी होना चाहिए। यानी कि इनटू का यूज हम कहाँ करेंगे, जहाँ पर गति हो और स्थान परिवर्तन होना चाहिए, वहाँ पर हम जो है इनटू का यूज करेंगे। जैसे सीता केम इनटू द रूम, यानी कि पहले बाहर थी अब कहाँ गई, अंदर आ गई, तो उसमें गति भी हुई है और स्थान परिवर्तन भी हुआ है, तो हम यहाँ पर इनटू का यूज करेंगे। जैसे द आइस टर्न इनटू वाटर, यानी कि बर्फ पिघलने में गति हुई है और रूप परिवर्तन हो गया, यानी कि पानी हो गया, तो यहाँ पर भी हम इनटू का यूज करेंगे। इसके बाद देखिए एट का यूज हम कहाँ पर करेंगे। एट का यूज हम जब वस्तु किसी के निकट है, यानी कि कोई वस्तु किसी के पास में है, निकट है, तो वहाँ पर हम एट का यूज करेंगे। कैसे? देखिए सी वाज स्टैंडिंग एट द गेट, यानी कि वो दरवाजे के पास खड़ी है। घड़ी का समय बताने के लिए, जैसे सोहन विल कम एट 5 o'clock, यानी कि अगर आप घड़ी का टाइम बता रहे हैं तो उससे पहले भी हम एट का यूज करेंगे। इसके बाद देखिए इसके बाद एक रूल क्या है कि छोटे स्थान के लिए एट व बड़े स्थान के लिए इनका प्रयोग करेंगे। जैसे मान लो कोई छोटा स्थान है, जैसे कि आई लिव एट बीकानेर इन राजस्थान, यानी कि बीकानेर जो है एक छोटा स्थान है, राजस्थान का एक जिला है, और राजस्थान बड़ा है, राज्य है, तो यहाँ पर बीकानेर से पहले हम एट यूज करेंगे और राजस्थान से पहले हम इन यूज करेंगे। इसके बाद हम ओन, अबव, अपन, अवर इनके यूज देखते हैं। तो देखिए ओन का यूज हम कहाँ पर करेंगे, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर इस प्रकार रखी हो कि दोनों की सतह एक दूसरे से मिली हुई हो, अर्थात स्पर्श करती हो, यानी कि कोई एक वस्तु इस तरह से, इसके ऊपर एक और वस्तु रखी हुई है जो इनकी सतह जो है टच कर रही है एक दूसरे से, तब हम वहाँ पर ऑन का यूज करेंगे। कैसे? यूअर पेन इज ऑन द टेबल, यानी कि आपका जो पेन है टेबल पर रखा है
और त्योहार समारोह आदि इनसे पहले भी हम ऑन का यूज करेंगे। किस तरह से देखिए, सी केम टू मी ऑन दिवाली, तारीख व दिन बताने के लिए, जैसे आई मे कम ऑन जुलाई। अब देखते हैं हम अबव का उपयोग। तो अबव का कब करेंगे, देखिए जब वस्तु ऊपर एक स्थान पर है किंतु उसके नीचे की वस्तु को स्पर्श नहीं कर रही है। जैसे मान लो कि एक वस्तु यहाँ पर रखी हुई है और एक वस्तु इसके ऊपर इस तरह से या लटक रही है या झूल रही है, कुछ भी कर रही है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से टच नहीं कर रही हैं, तब हम अबव का यूज करेंगे। किस तरह से देखिए, वाक्य किस तरह से बनेगा कि देयर इज अ फैन अबव माई चेयर, यानी कि मेरी कुर्सी के ऊपर जो है पंखा है। अब देखिए पंखा जो होता है कुर्सी से टच तो करता नहीं है, तो वहां पर हम किसका, अबव का यूज करेंगे, ना कि इनका यूज। इनका यूज हम वहां नहीं करेंगे, इनका यूज काम कहां पर करेंगे, जहां पर दोनों चीजें एक दूसरे को टच कर रही हो। इसके बाद देखिए अपोन, अपोन का यूज हम कहाँ करेंगे, यह इनटू के जैसा ही है, गति हो व स्थान परिवर्तन हो, जैसे अ रेट जम्प्ड अपॉन अ टेबल, यानी कि एक जो चूहा है कूदा किस पर, टेबल के ऊपर। ओवर का उपयोग हम कहाँ करेंगे, संपूर्ण चीज ढकने अथवा शामिल करने के लिए, जैसे पुट अ क्लोथ ओवर द टेबल, यानी कि टेबल को जो है कपड़े से ढक दो, तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे, ओवर का। अब हम देखते हैं एक्रोस का उपयोग। तो एक्रोस का हम कहां पर करेंगे, जैसे किसी लंबे चौड़े स्थान की चौड़ाई की दूसरी ओर होने अथवा पार करने के भाव को प्रकट करने के लिए एक्रोस का प्रयोग करेंगे। यानी कि हम किसी भी जैसे रोड है उसको हम क्रॉस कर रहे हैं, तो वहां पर हम एक्रोस का यूज करेंगे। जैसे नदी के उस पार हम जा रहे हैं, सड़क के उस पार जा रहे हैं, खेत के उस पार जा रहे हैं, आदि के लिए एक्रोस का प्रयोग किया जाता है। जैसे द थीप रन एक्रॉस द फील्ड। इसके बाद एलोंग का प्रयोग, एलोंग का प्रयोग हम देखेंगे। तो एलोंग कब यूज करेंगे हम, लंबाई के किनारे किनारे चलने अथवा स्थिर होने के भाव को प्रकट करने के लिए एलोंग का प्रयोग किया जाता है। किस तरह से देखिए, सी रेन एलोंग द रेलवे लाइन। इसके बाद देखिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला नियम है हमारा थ्रो का। थ्रो का यूज हम कहाँ पर करेंगे, थ्रो का अर्थ है किसी गिरे हुए स्थान में से होकर अथवा किसी समय अवधि के सारे समय। जैसे द थीप केम थ्रो द विंडो, यानी कि जो चोर है वो एक विंडो से होकर निकल आया। इसके बाद हम देखते हैं अंडर का प्रयोग। देखिए अंडर का प्रयोग कब करेंगे, जब कोई वस्तु या व्यक्ति किसी के नीचे हो किंतु दोनों की सतह न छूती हो, तो अंडर का जो है उपयोग करेंगे। जैसे मान लो एक पेड़ है, पेड़ के नीचे कोई बिल्ली है या कोई जानवर है और टच नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को, नीचे की बात हो रही है, देखिए ऊपर की बात होती है तो अपॉन यूज करते हैं, नीचे की बात हो रही है तो अंडर यूज करेंगे। जैसे देखिए अंडर, जैसे दिस इज देयर इज अ काउ अंडर द ट्री, यानी कि यहाँ पर एक जो गाय है वो पेड़ के नीचे है। इसके बाद बिलो का प्रयोग। देखिए बिलो का अर्थ है नीचे, अर्थात आयु, पद, स्तर आदि में नीचे का भाव प्रकट करता है। कभी कभी बिलो के स्थान पर अंडर का भी यूज किया जाता है। जैसे देखिए आई रोट माई नेम बिलो हिज नेम, यानी कि मेरा नाम लिखा उसके नाम के नीचे। बिहाइंड, बिहाइंड का उपयोग किसी के पीछे है तो हम बिहाइंड का यूज करेंगे। कैसे, देयर इज अ फील्ड बिहाइंड माई हाउस, यानी कि मेरे खेत के पीछे एक खेत है। बिफोर का उपयोग, बिफोर का अर्थ होता है पहले, यानी कि पराय शब्द के संदर्भ में जो है बिफोर यूज किया जाता है। किस तरह से देखिए, द डॉक्टर हेड कम बिफोर सी डिड, यानी कि डॉक्टर आया जब वो मर चुकी थी। ऑफ अथवा फ्रॉम का उपयोग, तो ऑफ अथवा फ्रॉम का उपयोग कब करेंगे, जब किसी चीज से कोई वस्तु बनती है और वह चीज जिससे वस्तु बनी है दिखाई पड़े तो ऑफ का प्रयोग करते हैं। कैसे देखिए, माई केप इज मेड ऑफ वूल, यहाँ पर देखो केप में वूल दिखती है। जब किसी चीज से कोई वस्तु बनती है और उस चीज जिससे वह वस्तु बनी है का फर्स्ट रूप बदल गया हो और वह चीज नहीं दिखती है तो हम किसका, फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। किस तरह से देखिए, बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क, यानी कि बटर जो है मिल्क से बनता है लेकिन अब उसमें मिल्क नहीं दिखेगा, तो मिल्क का रूप बदल गया है और बटर में दूध दिखाई नहीं देता है, तब हम किसका, फ्रॉम का यूज करेंगे। अब एक साथ देखो फ्रॉम और टू, फ्रॉम और टू का यूज एक साथ हम कैसे करेंगे। देखिए किसी स्थान से आओ तो फ्रॉम और किसी स्थान को जाओ तो टू का प्रयोग करेंगे। जैसे सीता इज गोइंग टू स्कूल, यानी कि सीता स्कूल जा रही है तो हम टू का यूज करेंगे। मोहन इज कमिंग फ्रॉम सिनेमा, मोहन सिनेमा से आ रहा है तो हम फ्रॉम का यूज करेंगे। अब एक साथ भी हम कर सकते हैं फ्रॉम टू से, आज से, देखिए से तक होता है। जैसे मान लो द टीचर टोट मी फ्रॉम 7 PM टू 9 PM, यानी कि जो टीचर है वो मुझे 7 बजे से 9 बजे तक पढ़ाता है।
इसके बाद हम देखते हैं आफ्टर का प्रयोग। देखिए आफ्टर का यूज हम कब करेंगे, बाद में, यानी कि इसका प्रयोग भी प्राय समय के संदर्भ में होता है। इसका दूसरा प्रयोग किसी के पीछे जाने के लिए भी किया जाता है। देखिए द पुलिसमैन रन आफ्टर द थीफ, यानी कि जो पुलिसमैन है वो चोर के पीछे पड़ रहे थे। इसके बाद देखिए दो से अधिक व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के लिए अमोंग का उपयोग करो, जैसे डिस्ट्रीब्यूट द मैंगोज अमोंग ऑल द स्टूडेंट। इसके बाद बाय और विद का प्रयोग। तो बाय और विद का प्रयोग हम देखते हैं। देखिए बाय का प्रयोग हम कब करेंगे, निकट के अर्थ में, जैसे सी इज सिटिंग बाय हर मदर। इसके बाद है किसी व्यक्ति का हाथ, कलाई, गर्दन, कोट आदि को पकड़ने के अर्थ में, जैसे आई कोट बाय हिम बाय नेक। इसके बाद अधिकतम समय या तक के अर्थ में, यानी कि सीता विल कम बाय मंडे। इसके बाद है किसी वाहन के अंदर यात्रा करने में, सी विल कम बाय ट्रेन। इसके बाद विद का प्रयोग हम देखते हैं कि विद का प्रयोग हम कहाँ पर करेंगे। देखिए विद का प्रयोग किसी वस्तु को औजार के रूप में काम करने के भाव में किया जाता है, जैसे आई बीट हिम विद अ स्टिक। और साथ के भाव में भी जो है आई लिव विद माई फ्रेंड। इसके बाद हम देखते हैं फॉर और सिंस का प्रयोग। देखिए फॉर का अर्थ के लिए होता है, जैसे दिस हाउस इज फॉर सेल। फॉर का प्रयोग समय की अवधि के लिए होता है, जैसे सी हैज बीन रीडिंग फॉर 3 ईयर्स। और इसके बाद सिंस का यूज हम कहाँ पर करेंगे। देखिए सिंस का यूज हम करते हैं समय बिंदु निश्चित समय के लिए करेंगे, जैसे विजय हैज बीन प्लेइंग सिंस 5 AM, यानी कि वो 5 बजे से खेल रहा है। इसके बाद देखिए बिसाइड द और बिसाइड्स, यहाँ पर देखना आपको अच्छे से ध्यान रखना है। बिसाइड और बिसाइड्स का उपयोग हम कब करेंगे। देखिए बिसाइड का अर्थ होता है पास में, यानी कि निकटता का बोध कराता है, जैसे ही इज सिटिंग बिसाइड मी। बिसाइड्स का अर्थ है के साथ साथ या के सहित, जैसे एडिशन टू एज वेल एज। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखिए आई हैव 3 हेड्स बिसाइड दिस, यानी कि मेरे पास इसके साथ साथ 3 टोप और हैं। ऑफ का अर्थ हम कहाँ पर करेंगे, सेपरेशन में करेंगे, यानी कि अलगाव में, जैसे ही हैज फॉलन ऑफ द साइकिल। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह से यहाँ पर देखिए इसके यहाँ पर ये बहुत सारे रूल्स है, लेकिन सिंपल है सभी, तो आपको आसानी से जो है 1-2 बार में समझ में आ जाएंगे। अब हम इसकी जो है एक्सरसाइज लेते हैं यहाँ से। ये हमारी एक्सरसाइज है। देखिए यहाँ पर हमने 1, 2 और 1, 2 यहाँ पर हमने एक्सरसाइज लिए। आप इनको सोल्व करना और इसके बाद यहाँ से आप इनके आंसर मैच कर लेना। तो डियर स्टूडेंट्स ये थी हमारी इंग्लिश की जो है ग्रामर। और मैं समझता हूँ कि आपके यहाँ से देखिए जो है 20 नंबर में से आपके 20 नंबर के जो क्वेश्चन है यहाँ से आपके पुटअप हो जाएंगे आसानी से। जो मैंने आपको ये करवाया है इसकी जो PDF है मैं आपको टेलीग्राम लिंक पर आज आपको दे दूंगा। तो डियर फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, एंड अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें।